स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण पढ़ना शुरू करेंगे। सेक्शन ए में जो ग्रामर, जो व्याकरण आपको पूछा जाता है 8 गुणों का, 8 मार्क्स का, उसमें से 3 मार्क्स वाक्य परिवर्तन के लिए होते हैं और जो बाकी के 5 मार्क्स है वो उसमें आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या फिर तत्सम तद्भव शब्द यानी हिंदी और संस्कृत ये शब्द, या फिर लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाओ या विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाओ, या फिर मुहावरों का अर्थ लिखना और उसका वाक्य में प्रयोग करना। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के व्याकरण में। उसमें से 3 मार्क्स जो है, 3 गुण जो है वो वाक्य परिवर्तन के लिए होते हैं और जो 5 गुण है वो इन सारे टॉपिक्स के लिए, यानी जो लर्न करने वाले टॉपिक है उनमें उनके लिए है वो 5 मार्क्स। ठीक है, तो आज हम 3 मार्क्स के लिए जो वाक्य परिवर्तन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे काल परिवर्तन से, उसके बाद है वाच्य परिवर्तन और उसके बाद है वाक्यों के भेद। और ये जो व्याकरण है ये आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा या कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा। काल परिवर्तन आप 8th स्टैंडर्ड से ही पढ़े हो, लेकिन फिर भी हम काल परिवर्तन से ही शुरुआत करेंगे ताकि आपको फिर से एक बार अच्छे से समझ में आए कि काल परिवर्तन किस प्रकार से करना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं काल परिवर्तन। काल परिवर्तन में 3 काल है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उसमें से वर्तमान काल, अगर हमें वर्तमान काल पहचानना है तो उसके एंड में कौन सा शब्द आना चाहिए, है या हु। ठीक है, जब भी आप वाक्य परिवर्तन करते हो तभी आपको प्रश्न क्या है वो समझ में आना बहुत आवश्यक है। यानी अगर आपने प्रश्न सही पहचान लिया कि यह कौन सा प्रश्न है तो आपका उत्तर भी सही आता है। अगर क्वेश्चन ही आपको पता नहीं चल रहा है तो उसमें जो आपका आंसर है, आपका जो उत्तर है वो गलत आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसीलिए हमें जो क्वेश्चन में काल परिवर्तन में जो वाक्य दिया जाता है वो कौन से काल का वाक्य है ये समझना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्तमान काल। अगर हम वर्तमान काल का वाक्य पहचानते हैं या वर्तमान काल का वाक्य बनाते हैं तो हमारे वाक्य के अंत में, वर्तमान काल के वाक्य के अंत में कौन सा शब्द आना आवश्यक होता है, फिर से और हु। अब ये है मतलब जब वाक्य में एक वचन होता है कर्ता तभी है, और है ये नाक से इसको प्रोनाउंस करते हैं, ऊपर डॉट आता है। इसमें जब कर्ता बहुवचन होता है तब है जो डॉट वाला है उसका प्रयोग करना है। और हु कब आता है वाक्य में, जब कर्ता मैं, इस कर्ता का उपयोग होता है, इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें कितने प्रकार है, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। अब एक वाक्य हम देखते हैं, जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, और एक बात, जब हम काल परिवर्तन करते हैं तो हमें वाक्य के अंतिम हिस्से पर ध्यान देना है, यानी क्रिया पर। काल परिवर्तन यानी हम सिर्फ और सिर्फ क्रिया में बदलाव लाते हैं, क्रिया को हमें बदलना होता है। तो बाकी का वाक्य कितना भी बड़ा होने दो, हमें कौन सा पार्ट बदलना है, क्रिया वाला। ओके, तो अभी मैंने कौन सा सेंटेंस कहा, हम पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। एंड में क्या आ गया, है, बराबर। अब इतनी हिंदी हम लोग समझ पाते हैं कि अपने को वाक्य पढ़ के ही, सुनते ही हमें समझ में आ जाता है कि उसमें जो पढ़ाई करने की क्रिया है वो चल रही है या पूर्ण हो गई है। तो फिर से एक बार वाक्य सुनो, हम पढ़ाई कर रहे हैं, बराबर। तो है आया मतलब वो वर्तमान काल का वाक्य है। पढ़ाई कर रहे हैं मतलब पढ़ाई करने की क्रिया अभी तक पूरी हुई है क्या, नहीं, तो कैसी है, अपूर्ण है। इसीलिए ये जो वाक्य है ये हम कहाँ लिखेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हम पढ़ाई कर रहे हैं।
ओके, हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसी वाक्य को हमें पूर्ण वर्तमान काल में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, वाक्य का जो कर्ता है, कौन है कर्ता, हम, तो हमको हमें ने लगाना है, ने ये कारक लगाना है। हमने पढ़ाई। अभी जब आपका लेक्चर खत्म होता है और आपको कोई पूछता है क्यों भाई पढ़ाई की, तो आप क्या बोलते हैं, हाँ हमने तो पढ़ाई कर ली है, बराबर ना, हमने पढ़ाई की है। तो उस समय आपने क्या कहा कि हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, मतलब पूर्ण हो गई क्रिया, पढ़ाई करने की क्रिया पूर्ण हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार से आंसर्स लिखते हैं अक्सर बच्चे, तो ध्यान दो यहाँ पे हम को क्या लगाना है, ने, राइट। उसके बाद हमने पढ़ाई, क्रिया कौन सी है, ये करना, तो करना इस क्रिया को, तो कर इस क्रिया को हम किस में बदलेंगे, की है। तो हो गई अपनी क्रिया पूरी, पूर्ण हो गई, हमने पढ़ाई की है। अब इसमें बच्चे अक्सर क्या गलत कर देते हैं, तो ये ध्यान देना, एक होता है कर ली, दूसरा होता है कर चुके हैं। कर ली है और कर चुके हैं, ये दोनों भी तरीके, वैसे इसमें भी क्रिया पूर्ण हो रही है, लेकिन इस प्रकार से हमें लिखने का नहीं है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि क्रिया जो वाक्य में दिख रही है उसी को बदलना है। हमने यहाँ पे क्या किया, ली इस सहायक क्रिया को ले लिया है और चुकना इस सहायक क्रिया को वाक्य में ऐड कर दिया, जो कि हमें नहीं करना है। तो कर रहे हैं, की है, कर ली, कर चुके लिखने का नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा है, हम गाना गा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, गाना गाया है। खा रहे हैं, खाया है। लिख रहे हैं, लिखा है। हंस रहे हैं, हंसा है। मतलब जो क्रिया दिख रही है उसी में बदलाव लाने का, एक्स्ट्रा वर्ब सहायक क्रिया आपको वाक्य में ऐड नहीं करनी है। ठीक है, रो रहे हैं, रोया है। नाच रहे हैं, नाचा है। हंस रहे हैं, हंसा है। ओके, अब आते हैं सामान्य वर्तमान की ओर। सामान्य वर्तमान में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको एक शब्द बोल रही हूँ, ये आप ध्यान में रखना। तो जो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उन्हें ये पता होगा, जिनको मैंने पढ़ाया है। तो आप इसमें कौन से शब्द का सहारा लोगे, हमेशा। अब ये हमेशा शब्द कहाँ लगाने का है, कर्ता के बाद। कर्ता कौन है, हम, बराबर। सो हम के बाद हम हमेशा शब्द लगाएंगे और वाक्य जो है ये बोल के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप भी शुरुआत कीजिए। हम हमेशा पढ़ाई, बोलो आगे क्या आएगा, हम हमेशा पढ़ाई करते हैं, बराबर, राइट। अभी हमेशा को हटा दो, तो क्या सेंटेंस बचेगा, हम पढ़ाई करते हैं। तो वही है हमारा सामान्य वर्तमान, हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और इसको आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हो कि हमारा वाक्य सही आया है या नहीं। ता, ती, ते, यहाँ पे क्रिया के एंड में क्या आना चाहिए, सामान्य वर्तमान में ता, ती, ते। हम पढ़ाई करते हैं, राम पढ़ाई करता है, सीता पढ़ाई करती है। अगर पुल्लिंग होगा तो ता आएगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा तो ती आएगा, और बहुवचन या आदरयुक्त शब्द होगा तो ते आएगा। ठीक है, तो ये हो गया सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और पूर्ण वर्तमान। तो चलिए अब एक वाक्य देखते हैं। राम खत लिख रहा है, राम खत लिख रहा है। तो ये कौन सा वाक्य है बताओ, लिख रहा है आया मतलब वो वर्तमान है। लिख रहा है मतलब लिखने की क्रिया पूर्ण हुई नहीं है। तो राम खत लिख रहा है, ये कौन सा वाक्य है, अपूर्ण वर्तमान। अब खत लिख रहा है, इसको पूर्ण में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखोगे, राम को हम क्या लगाएंगे, ने। राम ने, आगे क्या आएगा, खत,
लिख चुका है, लिख लिया है, नहीं, राम ने खत लिखा है, लिख रहा है, लिखा है। ओके, और उसी वाक्य को हमें सामान्य वर्तमान में बदलना है। राम खत लिख रहा है, इसका सामान्य क्या आएगा? राम हमेशा, बोलो आगे क्या आएगा? राम हमेशा खत लिखता है। हमेशा को हटा दो तो क्या बचेगा? राम खत लिखता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आएगा राम खत लिखता है। ओके, सो ये हो गया वर्तमान काल। अब हम आगे बढ़ते हैं भूतकाल की ओर। अच्छा, तो भूतकाल में जैसे हमने देखा कि भूतकाल में वर्तमान में है और हु का प्रयोग होता है, वैसे भूतकाल में क्या आता है? था, थी और थे, ये तीनों में से कोई एक आएगा। अब हम बात करेंगे बीते हुए कल के बारे में, यानी जो भी क्रिया वाक्य में दिख रही है वो बीते हुए कल में घट चुकी है, यानी यस्टरडे, ऐसे हमें सोचना है। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं। कल इसी समय तुम्हारा क्लासेस चल रहा था और तुम लोग पढ़ रहे थे, तो तुम लोग को पूछा गया कि कल इस समय तुम लोग क्या कर रहे थे, तो तुम लोग, अच्छा, तो जैसे वर्तमान में हम क्या लिखते हैं? एंड में क्या आना चाहिए? है, हूँ। वैसे भूतकाल के एंड में क्या आता है? था, थी, थे। तो ये जो वाक्य है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, कल के बारे में हमें सोचना है, बीते हुए कल के बारे में। तो कल इसी समय आप क्या कर रहे थे? तो हम क्या कहेंगे? हम पढ़ाई कर रहे थे। तो थे आया, मतलब वो कौन सा काल है? भूतकाल। पढ़ाई कर रहे थे मतलब क्रिया, पढ़ाई करने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी। ठीक है, तो हम पढ़ाई कर रहे थे, ये वाक्य किस में जाएगा? भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल में। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम पढ़ाई कर रहे थे। अब कि आपका सपोज आपका लेक्चर खत्म हो जाता है 6 बजे और आपको किसी ने पूछा कि कल 6 बजे क्या किया था तुम लोगों ने, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, हमने तो सारी पढ़ाई पूरी हो गई थी हमारी। तो हमने पढ़ाई की थी, बीते हुए कल के बारे में हम सोच रहे हैं, तो हम पूर्ण में क्या लिखेंगे? यहाँ पे जब हम पूर्ण बनाते हैं तो उसको ने लगाना है कर्ता को, तो हमने पढ़ाई की थी। तो यहाँ पे हमने वाक्य में पूर्ण क्रिया जो है उसको पूर्ण कर दिया, और थी है मतलब भूतकाल है। तो आप देख सकते हो कि अपूर्ण वर्तमान और अपूर्ण भूतकाल में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ है और था थी थे का ही फर्क है। यहाँ पे है, यहाँ पे थी, यहाँ पे है, यहाँ पे थे। ओके, अब हम देखते हैं सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल के लिए आपको यही सेंटेंस यहाँ पे कॉपी करना है, पूर्ण का, ध्यान दो। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, हमने पढ़ाई की थी, बराबर। अभी हम क्या करेंगे? ये जो थी है उसको हटा देंगे, तो क्या बचा? हमने पढ़ाई की, और ये है हमारा सामान्य भूतकाल का वाक्य। ठीक है, तो पूर्ण भूतकाल के वाक्य में से था, थी, थे हटा दो तो हमें क्या मिलता है? सामान्य भूतकाल। समझा? ओके, अब और एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग। राम हिमालय चढ़ रहा था। राम हिमालय चढ़ रहा था, तो चढ़ रहा था मतलब वो भूतकाल हो गया। क्रिया कौन सी है? चढ़ने की। चढ़ रहा था मतलब क्रिया पूर्ण नहीं हुई, तो ये सेंटेंस कौन सा होगा? अपूर्ण। या फिर अपूर्ण में आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, रहा, रही, रहे, ये आता है तो वो अपूर्ण भूतकाल या अपूर्ण वर्तमान होगा। रहा है, रही है, रहे है होगा तो वर्तमान अपूर्ण, और रहा था, रही थी, रहे थे, ये होगा तो अपूर्ण भूतकाल। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो राम हिमालय चढ़ रहा था, ये कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। और राम हिमालय चढ़ रहा था, उसको हमें उसका पूर्ण भूतकाल वाक्य बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? राम ने, हाँ, अब और एक बात यहाँ पे आती है, ये जो ने प्रत्यय है
या ने जो कारक लगता है ये हर जगह पे नहीं लगेगा। राम ने हिमालय चढ़ा था, यहाँ पे तो लग जाएगा, राम ने हिमालय चढ़ा था, ये हो गया अपना पूर्ण भूतकाल। और इसका सामान्य क्या आएगा, राम ने हिमालय चढ़ा, फुल स्टॉप, था थी थे लिखने का नहीं। अब जो वाक्य मैंने आपको बोला कि कहीं कहीं पे ने नहीं भी लग सकता है पूर्ण बनाते समय, तो उसका एक उदाहरण देखते हैं। माँ बाजार गई है, चलो बताओ ये कौन सा वाक्य है। माँ बाजार गई है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है जो है आया मतलब वो वर्तमान का है। बाजार गई है मतलब यहाँ पे क्रिया पूर्ण हो गई है, तो यहाँ पे ने लगा है क्या माँ को, नहीं। तो कुछ कुछ वाक्यों में ये पूर्ण बनाते समय ने लगाने की आवश्यकता नहीं भी होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं भविष्य काल की ओर। तो भविष्य काल में दो है प्रकार, सामान्य और संभाव्य। और इसके एंड में क्या आता है, गा, गी और के। तो जैसे ये वाला हमारा जो सेंटेंस है हमने पढ़ाई की थी, इसका सामान्य हमें लिखने का है, तो सामान्य क्या आएगा, हम पढ़ाई, अब आने वाले कल के बारे में सोचो, हम पढ़ाई करेंगे, तो हम पढ़ाई करेंगे। और जो संभाव्य है इसमें हम यही वाक्य होता है, बस शुरुआत में हम क्या लिखेंगे, संभवतः या शायद, मतलब संभाव्य यहाँ पे पक्का है कि कल हम, यानी आने वाले कल को, कल हम पढ़ाई करेंगे, जरूर करेंगे, पक्का। संभाव्य मतलब क्या, डाउटफुल, शायद कर भी सकते हैं, शायद नहीं भी कर सकते। तो यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग होता है, शायद हम पढ़ाई करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, शायद हम पढ़ाई करेंगे। सामान्य भविष्य मतलब पढ़ाई करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, और संभाव्य मतलब शायद हम पढ़ाई करेंगे, या संभवतः हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा काल परिवर्तन। अच्छा, माँ बाजार गई है, इसका सामान्य भविष्य क्या आएगा, माँ बाजार जाएगी। अगर राम होगा तो राम बाजार जाएगा, सीता होगी तो सीता बाजार जाएगी। तो पुल्लिंग होगा तो गा, स्त्रीलिंग होगा तो गे, और बहुवचन होगा, कर्तम, अनेक वचन होगा, या फिर अदर से जब कहना होगा तो इनमें क्या आएगा, गे। तो बस इतना आप अच्छे से ध्यान में रखो, आपको काल परिवर्तन के जो वाक्य है उनका परिवर्तन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो ये एक ही सेंटेंस और इसी प्रकार से टेबल फॉर्म में अपने ध्यान में रख सकते हो, और ये एक वाक्य के आधार पर आप सारे जितने भी काल परिवर्तन के वाक्य हैं उनका काल परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पाठ्य पुस्तक में संदिग्ध भूत और संदिग्ध वर्तमान और साथ ही साथ हेतु, हेतुमद भूत और आसन्न भूत, ये अतिरिक्त काल परिवर्तन के वाक्य दिए हुए हैं। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इसमें जो आसन्न भूत है यही अपना पूर्ण वर्तमान है, मतलब पूर्ण वर्तमान का जो वाक्य है ना वही आसन्न भूत है, जो आपको आपके पाठ्य पुस्तक में जो आपके स्कूल से दी गई है उसमें दिया गया है आसन्न भूत। तो वो आसन्न भूत का मतलब कौन सा है वाक्य, पूर्ण वर्तमान का, ये पहली बात। उसके बाद है हेतु, हेतु मद। हेतु, हेतु मद मतलब क्या, कि जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो उसे क्या कहते हैं, लेकिन वो भूतकाल में, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है भूतकाल में, तो उसे क्या कहते हैं, हेतु, हेतुमद भूत। जैसे अगर राम मेहनत करता तो उसे अच्छे गुण प्राप्त होते,
अगर राम मेहनत करता, भूतकाल में, पास्ट में अगर वो मेहनत करता तो उसे अच्छे गुण प्राप्त होते। यानी अच्छे गुण प्राप्त होने की क्रिया किस पर डिपेंड है? उसके मेहनत करने पर। तो इस प्रकार से जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर भूतकाल में निर्भर होती है तो उसे कौन सा काल कहते हैं? हेतुगत। ठीक है। अब इसके अलावा और दो वाक्य आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। एक है संदिग्ध भूतकाल और दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान में हम कोई भी क्रिया है, जैसे यहाँ पे ता ती ते आता है, उसी प्रकार से संदिग्ध वर्तमान में क्या आता है? राम बाजार जाता होगा। राम बाजार जाता होगा, ये है संदिग्ध वर्तमान। तो इसमें ता ती ते आता है यहाँ पर, ये ध्यान में रखना, इसलिए मैंने सामान्य के नीचे लिखा हुआ है राम बाजार जाता होगा, हम पढ़ाई करते होंगे, माँ खत लिखती होगी, इस प्रकार से आएगा। और दूसरा है यहाँ पर संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में क्या आएगा? तो इसी वाक्य को हम बदल कर देखते हैं, राम बाजार गया होगा। ये कौन सा है अपना? संदिग्ध भूतकाल। ओके, तो राम बाजार जाता होगा, ये है संदिग्ध वर्तमान। और राम बाजार गया होगा, यानी जब क्रिया पूर्ण हो गई होगी तब वो कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल। जाता होगा यानी रास्ते पर है, रास्ते पर चल रहा होगा, ऐसे हम सोच रहे हैं, तो वो होगा संदिग्ध वर्तमान। और गया होगा, बाजार में जाने की क्रिया उसकी पूर्ण हो गई होगी, ऐसे हम सोच रहे हैं, तो वो कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल। जाता होगा मतलब चल रही होगी क्रिया, गया होगा मतलब क्रिया पूर्ण हो गई होगी। संदिग्ध यानी डाउटफुल, तो शायद गया भी होगा, नहीं भी गया होगा, जाता भी होगा या नहीं भी जाता होगा। ठीक है, इसलिए वो कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान। और जब क्रिया पूर्ण है तो संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, तो ये संदिग्ध वर्तमान और ये संदिग्ध भूतकाल, ये सभी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। बस तो इतना आप अच्छे से ध्यान में रखो, आपको काल परिवर्तन करने में कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। ओके, अब कुछ वाक्य मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है, उस एक वाक्य को सभी वाक्यों में परिवर्तन करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक वाक्य मैं आपको बताती हूँ, बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो है आया मतलब वो कौन सा है? वर्तमान। खेलते मतलब वो कौन सा है? तातीते। खेलते मतलब वो सामान्य वर्तमान है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, बच्चे खेलते हैं, तो इसको हम पहले करेंगे अपूर्ण में, बच्चे खेल रहे हैं, फिर पूर्ण में बच्चों ने खेला है, फिर सामान्य बच्चों ने खेला, फिर अपूर्ण भूतकाल बच्चे खेल रहे थे, फिर पूर्ण भूतकाल बच्चों ने खेला था, फिर सामान्य भविष्य बच्चे खेलेंगे, फिर संभाव्य भविष्य शायद बच्चे खेलेंगे, फिर संदिग्ध वर्तमान बच्चे खेलते होंगे, फिर संदिग्ध भूतकाल बच्चों ने खेला होगा। इस प्रकार से ये एक अगर हमारा क्वेश्चन है तो उसके आंसर्स कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मतलब उस एक वाक्य को आपको इतने सारे वाक्यों में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो ऐसे 3 वाक्य मैं आपको बताती हूँ।
तो वो यही क्वेश्चन होगा ऐसे जरूरी नहीं है, क्वेश्चन ये वाला भी हो सकता है। अगर ये वाला है तो बाकी सब में कन्वर्ट कर लो, अगर क्वेश्चन ये वाला है तो इन सब में कन्वर्ट कर लो। मतलब एक वाक्य के आपको इतने क्वेश्चन, इतने आंसर्स परिवर्तन करके लिखने हैं। 3 3 6 और 7 8 और 9, एक वाक्य के कितने उत्तर बनेंगे? 9 उत्तर। इस प्रकार से आप सिर्फ 3 सेंटेंस परिवर्तन करके देख लेना, आपको काल परिवर्तन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन सुनिए क्या है। बच्चे गीत गा रहे हैं, बच्चे गीत गा रहे हैं। एड में क्या आया? है मतलब वो कौन सा होगा? वर्तमान का, राइट। अब गा रहे हैं यानी गाने की क्रिया चल रही है, पूरी नहीं हुई, तो चल रही है मतलब वो कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान। गा रहे हैं। सो बच्चे गीत गा रहे हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और उस वाक्य को आपको सब में, बाकी सारे जो काल परिवर्तन के वाक्य है उसमें परिवर्तन करना है। दूसरा, सीमा ने चित्र बनाया, सीमा ने चित्र बनाया। अब पहले ये बताओ कि क्वेश्चन कौन सा है? बनाया, एंड में कुछ नहीं दिख रहा है भी नहीं और था थी थे भी नहीं और गागी गे भी नहीं, तो ऐसा कौन सा वाक्य है? सामान्य भूतकाल, ठीक है। तो सीता ने चित्र बनाया, ये वाक्य है क्वेश्चन, ये वाला। तो बाकी सब में इसको कन्वर्ट करना है। तो 2 वाक्य हो गए, एक तो है सीता ने चित्र बनाया, ये दूसरा था। और अभी तीसरा वाक्य, तीसरा वाक्य आप लिख लीजिए। सब्जी वाले ने सब्जी बेची होगी, सब्जी वाले ने सब्जी बेची होगी। होगी मतलब ये कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल, बेची होगी। तो अब इसको बाकी सब में कन्वर्ट करने का है। तो इस प्रकार से 9 9 9 यानी 27 आपके सेंटेंसेस आंसर के रूप में बनेंगे। ये 3 काल परिवर्तन के वाक्य है। आपको खुद से, भले उसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ जाए या फिर कुछ एक आध वाक्य समझ में भी नहीं आ सकता है, परिवर्तन के समय कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन खुद से ही करना है, किसी दूसरे का कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो खुद ये वाक्य 3 ही वाक्य है जो मैं आपको होमवर्क के तौर पर बता रही हूँ। ये 3 वाक्यों का काल परिवर्तन करो, आंसर्स रेडी रखना, और जितना मैंने ये बोर्ड पे लिखा हुआ है ये आपके नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम लोग जूम लाइव लेक्चर जो होता है अपना, उसमें सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसके आंसर्स भी मैं आपको जूम लाइव लेक्चर में बता दूंगी। ओके, तो चलिए, काल परिवर्तन हमने पूर्ण कर दिया है। अब हम अगले व्याकरण के अगले पाठ की ओर जाएंगे और उसका नाम क्या है? वाच्य परिवर्तन। ओके, तो चलिए अब वाच्य परिवर्तन पढ़ते हैं। ओके, सो हमने काल परिवर्तन पढ़ लिया, तो ये पहला टॉपिक हमने पढ़ा है। अब हम दूसरा वाला पढ़ रहे हैं, वाच्य परिवर्तन। ठीक है, वाच्य परिवर्तन में 3 प्रकार के वाच्य हैं। एक है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन तीनों में फर्क क्या आता है? तो जिस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, यानी वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, तो वो वाक्य होता है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो उस वाक्य को क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। और भाववाच्य में भाव को प्रधानता होती है। तो इसे हम वाक्य के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले, राम मिठाई खाता है। राम मिठाई खाता
है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? राम। ओके, सो राम मिठाई खाता है, इसमें कर्ता है राम। राम की जगह अगर हमने ये कह दिया सीता, तो क्या वाक्य होगा? सीता मिठाई खाती है। अगर यहाँ पे वे शब्द होगा, यानी बहुवचन शब्द होगा वे, तो वे मिठाई खाते हैं। यानी ये जो शब्द है क्रिया, खाने की क्रिया, ये जो खाता शब्द है, ये किसके अनुसार बदल रहा है? कर्ता के अनुसार। यानी राम की जगह अगर हमने स्त्रीलिंगी शब्द लिया सीता, तो यहाँ पे खाती हो जाता है। अगर यहाँ पे हमने बहुवचन ले लिया वे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? खाते। यानी जो क्रिया है वो किसके अनुसार बदल रही है? कर्ता के अनुसार। यानी इस वाक्य में किसको प्रधानता है? कर्ता को। इसलिए कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य। ठीक है। अब इस वाक्य को जब भी हमें कर्म में बदलना होता है, कर्मवाच्य में बदलना होता है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए सबसे पहला जो नियम है वो है, तो यहाँ पे मैं नियम लिख रही हूं। जो वाक्य में कर्ता आता है उस कर्ता को कर्ता के बाद वाक्य में हमें द्वारा या फिर से लगाना है। ठीक है, कर्ता के बाद क्या लगाएंगे? द्वारा या से। तो राम के बाद हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे कर्ता कौन है वाक्य में? राम। तो राम के बाद क्या लगाने का? द्वारा या फिर से। सो राम द्वारा आगे मिठाई, यहां तक हम रुकेंगे। फिर आगे है खाता है। अब ये जो खाता है इसको हम बदलेंगे, तो हमें और एक रूल जो है इसका ये ध्यान में रखना है, नियम, कि काल परिवर्तन ना करे। वाक्य में काल परिवर्तन ना करे। यानी अगर आपके वाक्य में ये सामान्य वर्तमान है तो आपका आंसर भी सामान्य वर्तमान में दिखना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में है दिख रहा है, आंसर में भी है दिखना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में था थी थे या गा गी गे है, तो आंसर में भी था थी थे या गा गी गे आना चाहिए। वाक्य में एंड में कुछ नहीं है तो आंसर में भी कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं? काल परिवर्तन ना करे। यानी क्वेश्चन में जो काल है वही आपके आंसर वाले उत्तर के वाक्य में दिखना चाहिए। तीसरा जो रूल है वो है जाना। इस सहायक क्रिया का वाक्य के क्रिया के काल के अनुसार उपयोग करें। प्रयोग करें। मतलब क्या? तो राम द्वारा मिठाई जो अपनी क्रिया है वो है खाई, और जाना इस क्रिया का, इसके अनुसार क्या हो जाएगा? राम द्वारा मिठाई खाई जाती है। राम द्वारा मिठाई खाई जाती है। तो पहला रूल क्या है? कर्ता के बाद द्वारा या से लगाना है, फिर काल परिवर्तन नहीं करना है, और जाना इस सहायक क्रिया का वाक्य की क्रिया के काल के अनुसार प्रयोग करना है, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया है। तीसरा रूल। ठीक है। सो राम द्वारा मिठाई खाई जाती है। अब काल परिवर्तन नहीं करना है मतलब क्या? तो इसी वाक्य को हम समझते हैं। देखो यहाँ पे सपोज आपका क्वेश्चन ऐसा है, राम ने मिठाई खाई है, तो कर्मवाच्य में क्या आएगा? तो देखिए पहले तो ये ने हटा देने का, उसकी जगह पे क्या लगाएंगे? द्वारा या से, फिर से द्वारा लगाएंगे। राम द्वारा
मिठाई खाई, और जाना का इसके अनुसार उपयोग, खाई है मतलब पूर्ण है तो गई, खाई गई है। तो यहाँ पे खाता है तो जाती है, खाई है तो खाई गई है। अगर यहाँ पे ऐसा होगा राम मिठाई खाएगा, राम मिठाई खाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, राम द्वारा मिठाई खाई जाएगी। मतलब जो काल तुम्हारे क्वेश्चन में है वही तुम्हारे आंसर में होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो 3 नियम है ये आपको ध्यान में रखने हैं। और ये किसके नियम है, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर हम कर्म का कर्तृवाच्य में बदलेंगे वाक्य, तभी हम लोगों को यही नियम फॉलो करने हैं। बस यहाँ पे कर्ता के बाद द्वारा और से लगाने का होता है, तो यही रूल यहाँ पे जाने के समय क्या हो जाएगा, हटा दो। क्या हटा दो, द्वारा और से हटा, बाकी का तो सेम रहेगा, काल परिवर्तन नहीं करना है। और जाना इस क्रिया को भी काल के अनुसार प्रयोग करो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्रिया को हटाओ। अभी हम उल्टा समझते हैं। ठीक है, राम द्वारा मिठाई खाई जाती है, तो चलो अभी अपने को कर्म का कर्तृ में बदलना है, तो खाई द्वारा को हटा दो, तो राम द्वारा को हटा देंगे, तो राम मिठाई, यहाँ पे जाती है मतलब ये सामान्य वर्तमान है, तो राम मिठाई खाता है, मतलब हमें क्रिया कर्ता के अनुसार वो क्रिया दिखानी है। राम ने मिठाई खाई है राम द्वारा, तो यहाँ पे राम द्वारा मिठाई खाई गई है, तो यहाँ पे हम द्वारा को हटा देंगे। सो राम ने मिठाई, गई को हटा दो, खाई है। ठीक है, तो यही रूल हम लोगों को जब भी कर्म का कर्तृ बनाते हैं तो द्वारा और से को हटा देने का, काल परिवर्तन ना करो, ये रूल सेम रहेगा। और जाना इस क्रिया के रूप को भी हटा देने का, सिर्फ मुख्य क्रिया वाक्य में रहेगी। अब तीसरा जो है वो है भाववाच्य। भाववाच्य जो है ये जिसमें क्रिया के कथन का जो केंद्र है वो ना कर्म होगा और ना कर्ता होगा, भाव होगा। ज्यादातर भाववाचक के जो वाक्य है वो नकारात्मक होते हैं, यानी उसमें न, नहीं आदि शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है। जैसे 1-2 वाक्य हम देखते हैं। हमसे खेला नहीं जाता, तो सेम रूल है जो ये वाले जो रूल है ना 3, वो ये 3 रूल कर्तृ को कर्म में और भाव में बदलने के लिए यही रूल है। जैसे यहाँ पे से लगता है, द्वारा लगता है, वैसे यहाँ पे भी लगता है। ठीक है, फिर उनसे राम से खाया नहीं जाता, तो यहाँ पे राम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, क्रिया को नहीं दिया है, वो जो भाव है नहीं खाने का उसको इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, भाववाच्य जो है वो ज्यादातर नकारात्मक वाक्य होते हैं। और ये जो 3 नियम है कर्तृ को कर्म में और भाव में बदलने के लिए, यही 3 नियम आपको फॉलो करने हैं। और जब आप कर्म का कर्तृ बनाओगे तो आपको इन्हीं नियमों को उल्टा करना है। ठीक है, तो ओके, तो आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, या तो कर्तृ में से कर्म बनाओ
या फिर कर्म में से कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना आएगा, या फिर दूसरा आपको कर्तृ में से ये भाव बनाओ या फिर भाव में से कर्तृवाच्य बनाओ। ठीक है, तो ये दो प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कर्तृ में से कर्मवाच्य बनाना है या फिर भाववाच्य, कर्तृ में से कर्म, कर्म में से कर्तृ, या फिर कर्तृ में से भाव और भाव का कर्तृवाच्य बनाओ। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, अब ये जो नियम आपको यहाँ पे दिखाए हैं, ये 3 नियम, ये कर्म और भाव दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, सो वो भी मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। और ये कौन से नियम है? कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य को किस में बदलने के लिए? एक तो है भाववाच्य और कर्मवाच्य, ये दोनों में बदलने के लिए आपको इन्हीं नियमों को याद रखना है। कर्तृवाच्य को भाव या फिर कर्म में बदलते समय आपको क्या करना है? इन 3 नियमों को ध्यान में रखना है। ओके, उम्मीद है आपको ये क्लियरली दिखाई देता है होगा। ओके, ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उस मार्कर से क्लियरली नहीं दिख रहा था। तो कर्तृवाच्य को भाववाच्य, कर्तृवाच्य को भाववाच्य या फिर कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय ये 3 नियम आपको फॉलो करने हैं। और कर्म को कर्तृवाच्य में परिवर्तन, यानी कर्म को कर्तृ में बदलते समय आपको ये 3 नियम फॉलो करने हैं। कौन से? एक तो द्वारा और से को हटा देने का, फिर ये काल परिवर्तन ना करो, ये तो सेम रहेगा, और जाना इस क्रिया के रूप को हटा। ठीक है, भाववाच्य, कर्तृ को भाव में बदलना है। जैसे हम खेल नहीं सकते तो हमसे खेला नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, ये भाववाच्य है। अगर इसका हमें कर्तृ बनाना है तो राम खा नहीं सकता। ओके, तो राम से खाया नहीं जाता। अब मैं कुछ वाक्य आपको बताती हूँ, क्वेश्चंस आपको पूछती हूँ। बच्चे दौड़ेंगे, ये वाक्य कौन सा है? पहले आपको ये पहचानना है। बच्चे दौड़ेंगे, ये वाक्य है कर्तृवाच्य। सो भाववाच्य में क्या आएगा? बच्चों से दौड़ा जाएगा। मैं खाना खाऊंगा, ये कौन सा है? कर्तृवाच्य। सो उसका कर्म बनाना है, तो मुझसे, पहले से लगाने का, मुझसे खाना खाया जाएगा। और लड़कियों से गीत गाया जा रहा है, लड़कियों से गीत गाया जा रहा है, लड़कियों से आया मतलब वो कौन सा है? कर्मवाच्य, तो उसका कर्तृ बनाने का है। लड़कियों से गीत गाया जाएगा, सॉरी, लड़कियों से गीत गाया जा रहा है, तो लड़कियां गीत गा रही है। ऐसे कई वाक्य हैं जिनका हम वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं, और ये वाच्य परिवर्तन हमने पूर्ण कर दिया है। बस आपको ये 3 नियम है, इनको ध्यान में रखना है। एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाती हूँ।
वाच्य परिवर्तन में अगर आपको वाक्य में द्वारा और से नहीं दिख रहा है, कर्ता के बाद द्वारा या से नहीं दिख रहा है तो लगा दो, और अगर क्वेश्चन में दिख रहा है तो उसको हटा दो। ये छोटी सी बात है वाच्य परिवर्तन के लिए, आप ध्यान में रखना। वाच्य परिवर्तन मतलब क्या करने का कि वाक्य में अगर द्वारा और से दिख रहा है तो उसको हटा के वाक्य बना दो, और अगर नहीं दिख रहा है द्वारा और से तो वो लगा दो। ठीक है, बाकी के दो नियम ध्यान में रहेंगे आपके कि काल परिवर्तन नहीं करना है, और कर्म बनाते समय जब हम द्वारा और से लगाएंगे तब जाना इस क्रिया के बिना वाक्य पूरा होगा ही नहीं, तो वो अपने आप आ जाएगा। तो बस यही बात ध्यान में रखना, क्वेश्चन में द्वारा से दिख रहा है तो हटा दो, नहीं दिख रहा है तो लगा दो कर्ता के बाद। ठीक है, तो चलिए अब वाच्य परिवर्तन के कुछ वाक्य में आपको क्वेश्चंस देती हूँ जो आपको होमवर्क में वाच्य परिवर्तन करके अपने नोटबुक में लिखना है। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये भी आपके नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए। अब मैं कुछ प्रश्न आपको बताती हूँ प्रश्न, और उन प्रश्नों का वाच्य परिवर्तन करके उसके उत्तर आपको लिखने हैं। जो भी उत्तर है वो हम लोग जूम जो लाइव लेक्चर है उसमें देखेंगे, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो उसी जूम लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपको वाक्य दिख रहे हैं क्वेश्चंस। स्वामी जी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया, सैनिकों द्वारा उग्रवादी मार गिराए गए। तो ये जो पहले 10 प्रश्न हैं, इनको ये पहले 10 प्रश्न आप वाच्य परिवर्तन करके रख देना, अपने नोटबुक में लिख देना, और जो हमारा जूम लेक्चर है फिर उसमें हम इसके आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, निर्देशानुसार वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। कितने वाक्य करने हैं? 1 से 10। ठीक है, और ये भी इसके उत्तर आपको किसी से कॉपी नहीं करने हैं, खुद अपनी समझ के अनुसार जो आपको पढ़ाया गया है तो खुद से लिखने हैं, किसी का होमवर्क कॉपी करना नहीं है बच्चों। ओके, तो चलिए अब इन प्रश्नों के बाद हम अगला जो व्याकरण का टॉपिक है वो पढ़ना शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो हमने काल परिवर्तन और वाच्य परिवर्तन ये दोनों पढ़ लिया। अब तीसरा जो है वो है वाक्यों के भेद, यानी वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार या वाक्यों के भेद 2 प्रकार के आधार पर होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर मतलब फ्रेमिंग के आधार पर, जिस प्रकार से वाक्य फ्रेम किया जाता है उसके आधार पर 3 प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सरल, संयुक्त और मिश्र, इसमें आपको पहचानना नहीं आता बल्कि आपको परिवर्तन करना आता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि परिवर्तन, सही परिवर्तन करने के लिए क्वेश्चन सही पहचानना आवश्यक होता है। तो पहले सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त क्या होता है और मिश्र क्या होता है, ये पहले समझते हैं, उसके बाद हम उसका परिवर्तन जानेंगे। सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है, संयुक्त में 2 वाक्य होते हैं और मिश्र में भी 2 वाक्य होते हैं। अब सरल वाक्य एक ही होता है, संयुक्त में 2 होते हैं और वो 2 छोटे छोटे वाक्य किसी शब्द के माध्यम से जोड़े जाते हैं। मिश्र वाक्य में भी 2 वाक्य होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मिश्र वाक्य होते हैं वो 2 शब्दों के जो पेयर होते हैं, जैसा वैसा, जिसके उसके, जो वह, इनसे जोड़े जाते हैं। अब वो कौन कौन से शब्द है ये हम अभी परिवर्तन करते समय जानेंगे। अब एक वाक्य में यहाँ पे लिख देती हूँ, सूर्योदय, सूर्योदय होने के बाद पक्षी उड़ने लगे। सूर्योदय होने के बाद पक्षी उड़ने लगे। इसका जब हम संयुक्त वाक्य इसमें बनाते हैं तो हम और जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द? और जैसे शब्द इसमें आते हैं। ठीक है, अब और जैसे शब्द मतलब क्या कि इसमें दोनों जो वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य में, और के पहले का वाक्य और के बाद का वाक्य, ये दोनों
समान महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी मुख्य प्रधान वाक्य और कोई भी डिपेंडेंट वाक्य नहीं होता, ठीक है। मिश्र में एक प्रधान होता है, एक उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब इसको जब हम संयुक्त में परिवर्तन करेंगे, सरल का संयुक्त, मतलब बेसिकली क्या करने का है, एक वाक्य के कितने बनाओगे आप लोग, 2, ओके। और वो कैसे बनाओगे, तो पहली क्रिया कौन सी है, एक है पक्षियों के उड़ने की, दूसरी है सूर्योदय होने की क्रिया। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पहला वाक्य हम लिखेंगे सूर्योदय हुआ और आगे क्या आएगा, पक्षी उड़ने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी उड़ने लगे। अब जब हम सरल का हम संयुक्त बना रहे हैं तो हमने और को और लगाकर ये एक वाक्य के कितने वाक्य बना दिए, 2। अब जब हम संयुक्त का मिश्र बनाएंगे या सूर्योदय, ये जो सरल है इसका मिश्र बनाएंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, सूर्योदय हुआ और पक्षी उड़ने लगे। तो इसमें हम 2 शब्दों का पेयर, जैसे मैंने बोला जब तब जैसे वैसे यद्यपि तथापि जो वह, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा मिश्र वाक्य में, जब सूर्योदय हुआ तब पक्षी उड़ने लगे। जब सूर्योदय हुआ तब पक्षी उड़ने लगे। यहाँ पर संयुक्त में किसने ज्वाइन किया है, 2 वाक्यों को किसने जोड़ा, और ने, और यहाँ पर जब और तब ने। अब 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पर कौन कौन से शब्द आते हैं ये मैं आपको लिख के दे दूंगी, और यहाँ पर मिश्र में भी ये कौन कौन से शब्दों के पेयर है वो भी हम लोग जानेंगे और लिखेंगे, ठीक है। अब जब हम संयुक्त वाक्य लिखते हैं सूर्योदय हुआ और पक्षी उड़ने लगे, उसको जब सरल करने का है तो हम क्या करेंगे, ये जो संयुक्त वाक्य बनाते समय जिस शब्द ने जोड़ा हुआ है उसको हम पहले हटा देंगे। तो क्या बचेगा, सूर्योदय हुआ पक्षी उड़ने लगे, और ये जो हुआ है इसको हम वो जो पूर्व दिखाया है तो होने के, हुआ का हमने क्या कर दिया, होने, और यहाँ पे हम ये संबंध बोधक अव्यय का यहाँ पे प्रयोग किया, के बाद, होने पर, होते ही पक्षी उड़ने लगे, इस प्रकार से, ठीक है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बेल बजी और बच्चे भाग गए। बेल बजी और बच्चे भाग गए। अभी हमें इस वाक्य को, इसमें और है और हमें इसको सरल में कन्वर्ट करना है, सरल में बदलने का है। तो हम कैसे करेंगे, बेल बजी, तो आप क्या बोलोगे कि बेल बजने के बाद बच्चे भाग गए, राइट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा, हम क्या लिखेंगे, बेल बजते ही, बेल बजते ही बच्चे भाग गए। अब ऐसा क्यों लिखा है, बजते ही, देखो सूर्योदय होने के बाद, इसमें सूर्योदय पहले होता है और बाद में पक्षी उड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि ऐसे सूर्य निकला और ऐसे पक्षी उड़ने लगे, ऐसे नहीं होता, बराबर। सो हमने यहाँ पे कौन से शब्द का प्रयोग किया, के बाद, यानी पहले सूर्योदय हुआ बाद में पक्षी उड़ने लगे। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो वाक्य है इसमें क्या है, बेल बजी और बच्चे भाग गए। तो बेल टर्न 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 ऐसे आराम से बजती है, बच्चे ऐसे स्लो मोशन में आराम से भागेंगे नहीं, बेल फटाफट बजती है, टन 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 टन, बच्चे फटाफट भाग जाते हैं। तो जब ये क्रिया तुरंत होती है, जल्दी होती है, फटाफट, तो हम यहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, सरल में बजते ही
खाते ही, जाते ही। उसे काटा चुभते ही रोना शुरू कर दिया। चुभते ही ऐसे नहीं, काटा चुभने के बाद उसने रोना शुरू कर दिया, तो चुभने के बाद वो तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो जब क्रिया फटाफट होती है तो यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग करेंगे? ही। अब जब हम इसको मिश्र में कन्वर्ट करेंगे, या इस वाक्य को जब हम मिश्र में परिवर्तन करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे? जब बेल बजी, ऐसे लिखोगे? नहीं, क्या लिखना है यहाँ पे? जैसे ही। क्या लिखना है? जैसे ही बेल बजी वैसे ही बच्चे भाग गए। तो वैसे की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे कॉमा। ये वैसे का काम कौन कर रहा है? कॉमा। तो जैसे ही बेल बजी बच्चे भाग गए, ठीक है। तो या तो जैसे वैसे, ये पेयर का आपको उपयोग करना है यहाँ पे, जैसे वैसे, या फिर जैसे ही और यहाँ पे देना है ये कॉमा। तो ये वैसे का काम करेगा। जैसे ही बेल बजी बच्चे भाग गए, यानी जैसे यहाँ पे क्रिया फटाफट होती है तो होते ही का प्रयोग किया, आराम से होती है तो होने के बाद, करने के बाद या होने पर, ऐसा आएगा। वैसे मिश्र में जब फटाफट क्रिया होती है तो जैसे ही इसका प्रयोग करोगे, और धीमी क्रिया है तो जब सूर्योदय हुआ तब बच्चे भाग गए, यानी जब और तब का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा अब। ओके, सो जब सूर्योदय हुआ तब पक्षी उड़ने लगे। ओके, सो ये धीमी प्रक्रिया है, धीमी क्रिया हो रही है तो जब और तब का उपयोग करना है। जब क्रिया स्लो होती है, जब फटाफट होती है तो जैसे ही का प्रयोग करना है। ओके, अब इसमें कौन से शब्द आते हैं, इसमें कौन से शब्द आते हैं और इसमें कौन से आते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो सबसे पहले सरल में के बाद, ठीक है, होने पर, होते ही, ओके, ये शब्द किस में आएंगे? सरल में। अब संयुक्त में कौन कौन से आते हैं? तो और, एवं, तथा, अथवा, वा, या, लेकिन, किंतु, परंतु आदि, ठीक है। अब मिश्र में कौन कौन से आते हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पर कौन से शब्द आएंगे? जब, कॉमा, सॉरी, डॉट डॉट, तब, जैसे, वैसे, जो, वह, जैसे ही, यद्यपि, तथापि, यदि, डॉट डॉट, तो, यदि, तो। अच्छा, यहाँ पे और शब्द मुझे लिखने हैं मिश्र में, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर, क्योंकि, कि, और इसलिए। ये तीन शब्द है जो पेयर में नहीं है, बट ये किस में आते हैं? मिश्र में। तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। यदि, तो जो पेयर वाले हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया संयुक्त सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है।
ये भी आप अपने नोटबुक में लिखना, और इसके भी मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी, क्वेश्चंस आपको बताऊंगी जो आपको परिवर्तन करने हैं। मतलब सरल का वाक्य है तो उसका संयुक्त मिश्र बनाओ, मिश्र है तो उसका संयुक्त सरल दोनों बनाना है, संयुक्त का है तो सरल में भी परिवर्तन करो और मिश्र में भी परिवर्तन करो। ओके, ओके तो हमने अभी पढ़ा रचना के आधार पर वाक्य भेद या वाक्य परिवर्तन। अभी हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद या फिर उसका परिवर्तन। सो अर्थ यानी जो वाक्य दिया जाता है उसका मीनिंग। इसमें कौन कौन से प्रकार है? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिवाचक। ठीक है। विधानवाचक मतलब एक सिंपल सा सेंटेंस जिसमें कोई कार्य करने की बात की गई हो, जैसे राम खाना खा रहा है, या कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, या मुझे भारत देश बहुत प्रिय है, या हमारे यहाँ हमारे परिवार में 10 सदस्य है। इस प्रकार से कोई भी एक सिंपल सा सेंटेंस जो हमें किसी बात की जानकारी देता है, या फिर कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा वाक्य जो किसी कार्य की होने की जानकारी देता है, वो होता है विधानवाचक वाक्य। तो यहाँ पर हम वाक्य लिख देते हैं, राम फल खाता है। ठीक है। अब निषेधवाचक, निषेध मतलब क्या? जिसमें न, नहीं या मत आदि शब्दों का प्रयोग होता है, यानी नेगेटिव शब्दों का। जैसे राम फल नहीं खाता। ओके। फिर आता है प्रश्नवाचक। प्रश्न मतलब जहां पे सारे, एक तो इसमें प्रश्न चिन्ह आता है, और कौन, क्या, कब, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा बच्चों? प्रश्नवाचक। तुम्हारा नाम क्या है, सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे, जिससे हमें पता चलता है तुम्हारा नाम क्या है। तो ये कौन सा है? प्रश्नवाचक। ओके। तो प्रश्नवाचक में आप ध्यान में रखोगे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा वो प्रश्नवाचक वाक्य है। फिर है आज्ञावाचक। आज्ञा में आज्ञा के साथ साथ क्या आता है? विनती, प्रार्थना। ठीक है। जैसे बच्चों चुप बैठो, ये हो गई आज्ञा, और कृपया चुप बैठिए, शांत बैठिए, ये हो गई विनती। तो आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा तो आती ही है, साथ ही साथ इसमें विनती भी आती है। ठीक है। फिर है इच्छावाचक। इच्छा मतलब जहां पर शुभ भाव प्रकट किए जाते हैं, जब हमें आशीर्वाद दिया जाता है, या कोई लेखक है, या इस प्रकार की कोई अच्छी भावनाएं जब हम प्रकट करते हैं, वो होता है इच्छावाचक वाक्य। जैसे ईश्वर तुम्हारा भला करे, या ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, या फिर तुम परीक्षा में अव्वल आओ। इस प्रकार से जो शुभ भाव हम प्रकट करते हैं वो किस में आएंगे? इच्छावाचक वाक्य में। आपका दिन शुभ रहे, आपकी यात्रा शुभ रहे, इस प्रकार से। फिर है संकेतवाचक। संकेत मतलब इसमें ना दो क्रियाएं होती है जो एक दूसरे पर निर्भर होती है। मतलब यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी उगती, यानी फसल के उगने की जो क्रिया है वो किस पर डिपेंड है, किस पर निर्भर है? वर्षा पर। तो जहां पर दो क्रिया दिखती है, एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड है, तो वो कौन सा वाक्य होता है? संकेतवाचक। उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक मतलब जिसमें शायद या फिर संभवता ये शब्द होते हैं। तो शायद पापा आएंगे, या संभवता वे आएंगे, या संभवता आज वर्षा होगी। तो ये कौन सा होगा? संदेहवाचक वाक्य।
और लास्ट में है विस्मयादि वाचक, जिसमें ये विस्मयादि वाचक चिन्ह होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क जिसमें आता है वो होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि वाचक वाक्य। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका एक वाक्य लिख देती हूँ, वाह क्या बात है। तो ये कौन सा वाक्य है? विस्मयादि वाचक वाक्य। तो कितने हो गए? सबसे पहले विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादि वाचक। ये है एक, ये दूसरा है, ये हमारा तीसरा वाक्य है, फिर ये है चौथा वाक्य का प्रकार, 5, 6 और ये है 7 और 8। ठीक है, विधान, निषेध, प्रश्न, आज्ञा, इच्छा। अगर आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है मेरे साथ तो आपको ये याद आएगा, हम लोगों ने किस प्रकार से सॉन्ग फॉर्म में ये लर्न किया था। विधान, निषेध, प्रश्न, आज्ञा, इच्छा, विधान, निषेध, प्रश्न, आज्ञा, इच्छा, संकेत, संदेह, विस्मयादि, संकेत, संदेह, विस्मयादि, विधान, निषेध, प्रश्न, आज्ञा, इच्छा, विधान, निषेध, प्रश्न, आज्ञा, इच्छा, संकेत, संदेह, विस्मयादि। अब इसमें आपको पहचाना नहीं होता, आपको परिवर्तन करना आता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। राम फल खाता है तो इसका प्रश्नवाचक बनाओ, तो राम क्या खाता है। फिर मेरी इच्छा है कि आप मेरी इच्छा है कि तुम शांत बैठो, इसको आज्ञा में कन्वर्ट करना है, आज्ञा में बदलना है। तो कैसे लिखोगे कि आप शांत बैठिए या तुम शांत बैठो, चुप बैठो, इस प्रकार से। या फिर कोई ऐसा वाक्य है कि वह बगीचा बहुत सुंदर है, तो विधानवाचक है ये, बगीचा बहुत सुंदर है, तो इसका विस्मयादि बनाओ, तो वाह कितना सुंदर बगीचा है, ये हो गया विस्मयादि। ओके, या फिर निषेध और विधान में भी परिवर्तन आता है। राम अच्छा लड़का है, तो निषेध में क्या आएगा? राम बुरा लड़का नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये परिवर्तन करना आएगा। विधान में से निषेध या प्रश्न बनाओ, या फिर आज्ञा बनाओ, या फिर विस्मय आदि से विधान या निषेध या प्रश्न बनाओ। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। आपको ये दोनों प्रकार का वाक्य परिवर्तन पूछा जाता है, बट ज्यादातर ये जो रचना के आधार पर है ये पूछा जाता है, लेकिन आपको ये भी पढ़ना है। ठीक है, ये है 3 प्रकार रचना के आधार पर, यानी फ्रेमिंग के आधार पर, सरल, संयुक्त और मिश्र। और ये जो नीचे है 8 प्रकार है, ये है अर्थ के आधार पर, यानी वाक्य के मीनिंग के आधार पर वाक्य के प्रकार। ठीक है, तो हमने ये तीनों व्याकरण के जो हमारे टॉपिक है, जो पार्ट है, ये पूरे कर दिए हैं। पहला काल परिवर्तन, दूसरा वाच्य परिवर्तन और तीसरा है वाक्यों के भेद। ओके, तो हमने जो ये पढ़ाने वाले जो 3 मेन टॉपिक है तुम्हारे, 3 जो प्रश्न पूछे जाते हैं वाक्य परिवर्तन में, ये हमने पूर्ण कर दे हैं। इसके अलावा आपको इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि वाक्य में से नहीं हटा दो या फिर नहीं लगाओ, तो जो विधान और निषेध के जैसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम अच्छा लड़का है, तो आपको बोला जाएगा नहीं का प्रयोग करो, तो आपको क्या करना है? निषेधवाचक बनाना है, यानी राम बुरा लड़का नहीं है। अगर ऐसा दिया है राम बुरा लड़का नहीं है, तो ब्रैकेट में आपको ये बोला जाएगा कि नहीं को हटा दो, लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदले। तो राम बुरा लड़का नहीं है, तो नहीं को हटा देने का है, यानी राम अच्छा लड़का है, ये आपका उत्तर होगा। मतलब इसमें आप विलोम शब्द का प्रयोग करोगे, नहीं हटाओ और नहीं हटाओगे। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको पूछा जाता है। जैसे उसका अपराध क्षमा के योग्य नहीं है।
ओके, तो क्षमा के योग्य, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है, तो उसका अपराध अक्षम्य नहीं है। तो ये भी होता है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करो। उसके बाद है वाक्यों में से लिंग या वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे विद्वान ने शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया, विद्वान ने शिष्य को ज्ञान प्रदान किया। इसमें लिंग परिवर्तन करके लिखना है, तो विद्वान का लिंग परिवर्तन करेंगे, स्त्रीलिंग रूप क्या आता है विद्वान शब्द का? विदुषी। तो विदुषी ने, और दूसरा शब्द था शिष्य, उसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा शिष्या। विदुषी ने शिष्या को ज्ञान प्रदान किया। तो जब आप लिंग परिवर्तन या वचन परिवर्तन करते हो तो वाक्य में जितने भी शब्दों का वचन या लिंग परिवर्तन हो सकता है उन सारे शब्दों का, मतलब 3-4 शब्द है वाक्य में लिंग परिवर्तन के, और आप एक ही शब्द का प्रयोग वाक्य में लिंग परिवर्तन करते हो, तो ऐसे नहीं करना है, इससे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। जितने शब्दों का वचन परिवर्तन करना पॉसिबल है और लिंग परिवर्तन भी कर सकते हो, उतने शब्दों का आपको वाक्य में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से आपको वाक्य परिवर्तन में वाक्य पूछे जाएंगे। तो आज हमने ये व्याकरण का जो टॉपिक है, जो वाक्य परिवर्तन किस प्रकार से पूछा जाता है, ये तीनों टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। अब जो जो होमवर्क आपको दिया है वो आपको करना है, और जो भी आपके डाउट्स है वो जूम लाइव लेक्चर में पूछने हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे पत्र लेखन इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद।